दोस्तों आज 24 की सरकार में आपको यह जानना जरूरी है कि आज किस नेता ने कितना चुनावी दम का। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, जेपी नड्डा भी बरसे हैं। क्या हुआ यार 2024 के सफर में, बड़ी रैलीज के बड़े टेकअवेज क्या है, पहले वो देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा। पर इसके पहले बड़े हेडलाइंस क्या है इस वक्त की? बड़े हेडलाइंस ये है कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के कोटपुतली जयपुर ग्रामीण इलाके में थे और रौद्रपुर नैनीताल में थे। ये दोनों सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेक्स्ट रैलीज करी है मेरठ के बाद में। तो पहले उत्तर प्रदेश में थे, आज राजस्थान और राजस्थान के साथ में रौद्रपुर में मौजूद थे। अमित शाह की अगर मैं बात करना चाहता हूं, होम मिनिस्टर अमित शाह कर्नाटक में थे और बैंगलोर में रोड शो के उन्होंने कहा है कर्नाटक की सब सीट्स वो जीतेंगे। पिछली बार जो है कर्नाटक में सब सीट बीजेपी नहीं जीती थी, बट 2019 से ज्यादा सीट जीती थी। अब जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली। बदायूं जहां से खबर आ रही कि शिवपाल यादव अब कंटेस्ट नहीं करेंगे, वहां पे भी योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। और जेपी नड्डा जो थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जबलपुर में महाकौशल मौजूद थे। अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे तो मैं आपको इनके बड़े स्टेटमेंट सुनाऊंगा, पर इस वक्त अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एरिया कवर किया, अमित शाह दक्षिण में थे, जेपी नड्डा जो है वो सेंट्रल में हिंदी हार्टलैंड में, और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद है। तो बीजेपी हर दिन अपने बड़े नेताओं के थ्रू पूरा देश को कवर करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात क्या की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या बड़े बड़े टेकअवेज हैं, क्या है चुनाव का माहौल, किस एजेंडे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जरा देखिए। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मित्रों, मोदी जी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 1 रुपये का करप्शन का आरोप नहीं लगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले की है। मोदी जी जैसा प्रामाणिक प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंगें कर रहे हैं, क्लोज डोर रैलियां कर रहे हैं। एक हॉल शादी का बुक कर लेते हैं या हॉल कहीं बड़ा मिल जाता है, बुक कर लेते हैं। जिनकी दिल्ली में सरकार हो, लखनऊ में सरकार हो, अपनी उपलब्धि बताने के लिए ना हो, जो केवल राशन उपलब्धि बता रहे हों। सोचिए देश का 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो कैसे विश्वगुरु हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार वाला बड़ा हमला विपक्ष के ऊपर है और वही ट्यून पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बात करी। पर महाराष्ट्र में अभी भी सीटें बटी नहीं है, अभी तक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। महाराष्ट्र में बड़ी बातें दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है। ये 48 सीटों के अंदर एक तरफ महायुति चुनाव लड़ रही है, यहां भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है और यहां पे भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पे ये दोनों नए अलायंस पार्टनर्स है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी नए अलायंस पार्टनर है। 2019 में पिक्चर पूरी अलग थी। नेक्स्ट में आगे मूव करना चाहता हूं, तो क्या इसके लिए चिंता हो सकती है? चिंता जो है इसमें किसके लिए, क्या यहाँ पे महायुति देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता है, या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के लिए चिंता है? इससे फायदा किसको है, कौन ज्यादा मजबूत है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बंटवारे का सस्पेंस अब भी बना हुआ है। चाहे बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दल हों,
दोनों ही ओर से चुनाव मैदान में कौन उतरेगा, इसको लेकर अब भी कई जगह स्थिति साफ नहीं है। 400 पार। बीजेपी को 400 पार करने के लिए महाराष्ट्र के महारथियों को चुनाव मैदान में उतारने में वक्त लग रहा है, तो कांग्रेस उद्धव और शरद पवार को भी महायुति से दो हाथ करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चक्रव्यूह तैयार तो कर लिया है। 10 अप्रैल से प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल भी फूंकने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। शिवसेना एनसीपी के परिवार टूट चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। देखो, परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो। मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार। अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है। जुबानी जंग छिड़ी होने के बाद भी महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन सीट बंटवारे के लिए मझधार में फंसे हुए दिखते हैं। महाराष्ट्र के 48 सीटों पर महायुति अब तक 31 उम्मीदवार ही घोषित कर पाई है, जबकि 17 सीटों पर अभी नाम तय होना बाकी है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी 48 सीटों में से 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर पाई है, जबकि अब भी 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बचे हैं। महाराष्ट्र में अगर चुनाव जीतना है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा या फिर बीएमसी का इलेक्शन, मराठा वोट को अपने पाले में करना बेहद जरूरी भी है। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव की सीट बंटवारे की चुनौती पार करना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोस्तों, दोनों तरफ से कोशिश काफी की जा रही है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार शायद से वो ज्यादा सीटों पे भी लड़ सकती है, पर बड़ी बात क्या है, 48 सीट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार 22 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी 22 उम्मीदवार बीजेपी ने इंडिविजुअली घोषित किए हैं। शिंदे सेना 8 कर चुकी है और एनसीपी अजीत 1 कर चुकी है, पर इनने अभी तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वहीं अगर आप देखेंगे कि 48 में से मतलब महायुति की तरफ से 31 उम्मीदवार घोषित हुए, 17 उम्मीदवार अभी भी बचे, पर अगेन ये 7 में नहीं हुए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की मैं बात करता हूं। महाविकास आघाड़ी में अगर आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे 17 और एनसीपी 5, पर अगेन टोटल पर बटी नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों सबने अपने उम्मीदवार की बात की है, पर घोषणा कहीं नहीं हुई है, ज्वाइंट पीसी कहीं नहीं हुई है। तो 48 में से 35 उम्मीदवार जो है महाविकास आघाड़ी उतार चुकी है और 13 सीट अभी बची हुई है। सो बड़ी बात यह है कि किसी ने भी ज्वाइंट पीसी नहीं की है। सो अगर ये ऐसा क्यों हो रहा है, शायद से सीट्स के ऊपर अभी भी सहमति नहीं बची है। पर महाराष्ट्र के अंदर जब तक कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहां पे ओबीसी 38% आता है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा जो है स्विंग कास्ट कही जाती है, 33% आती है। एससी 10% आता है और एसटी जो होता है वो अदर प्रतिशत में भी आता है। एसटी जो है लगभग 8% आता है, मुस्लिम 11% आते हैं। मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अभी तक इंपॉर्टेंट है मराठा, 33% है। और ये मराठा फैक्टर स्विंग फैक्टर कहा जाता है। ये क्यों है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मराठा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के अंदर, जो आपको समझना है अगर महाराष्ट्र की राजनीति को अभी भी एनालाइज करेंगे कि 33% मराठा आते हैं तो ओबीसी से नंबर 2 पे आते हैं। पर बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीटों पे असर करते 20 से 22 सीटों पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो जहां 20 से 22 सीटें 48 में से महाराष्ट्र में, जहां मराठा वोट जिसके पास होगा वो व्यक्ति वो सीट जीत जाएगा। और इसीलिए 20 में से 12 मतलब मोर देन 50% मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मराठा हुए। अभी भी महायुति की सरकार देखेंगे तो उसके अंदर मराठा मुख्यमंत्री और मराठा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। और बीजेपी ने, अगर आप वापस से मैं कास्ट कॉम्पोजिशन दिखाना चाहूंगा, बीजेपी एक बार बीजेपी का मैं एक बार वापस से कास्ट कॉम्पोजिशन में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस बार आप देखेंगे कि बीजेपी ने जो कास्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है उस कास्ट फॉर्मूला के आधार पे मराठा मुख्यमंत्री है, मराठा मुख्यमंत्री के साथ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओबीसी है और एक मराठा है।
अब अगर आप देखेंगे मराठा वोट में किसका किसका अंतर है, ये अब देखेंगे कि एनडीए जो है 2014 के अंदर 52% मराठा वोट जो एनडीए के पास गया था, ये बढ़ के 59% हो गया था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 7% जो है मराठा वोट और लोकसभा चुनाव के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला। वहीं अगर आप बात करेंगे ये यूबीटी का और कांग्रेस एनसीपी को 39 से 37%, 2%। तो ये स्विंग वोट क्या और ऊपर बढ़ेगा, इसीलिए शायद से सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा माइन्यूटली ध्यान रखा जा रहा है। अब मराठा वोट के साथ मैं ओबीसी वोट के बारे में भी बात करूंगा, पर उस ओबीसी वोट के बारे में अभी बात की जाएगी कि इस बार नया क्या है मराठा वोट में। इस बार मराठा वोट के 4 कंटेंडर्स हैं। इस शिवसेना के अंदर एक बार शिवसेना शिंदे सेना जो ऑफिशियल शिवसेना है, उद्धव सेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, साथ में बात तो ये बेसिकली बची कुची शिवसेना इसको कह सकते हैं आप। एनसीपी के अंदर 2 एनसीपी है, एक अजीत पवार फैक्शन है जो रियल एनसीपी है, और बची कुची एनसीपी इस वक्त शरद पवार के पास है। तो पहली बार पिछले इतने इतिहास में मराठा वोट के 4 पार्टीज है जो मराठा वोट के कंटेंडर है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति इस बार नहीं है और शायद दोनों अलायंस से बात जानती, इसीलिए सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा सोच समझ के की जा रही है और अभी तक ज्वाइंट पीसी नहीं हुई है। ओबीसी वोट में इस बार डिफरेंस है। ओबीसी वोट में कोई इतना बंटवारा देखने को नहीं मिला है, पर इसके पहले अगर आप देखेंगे ओबीसी वोट में बीजेपी जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी लीडर है, 60% ओबीसी वोट। देवेंद्र फडणवीस जो है अगर आप देखेंगे 60% से 75%। इसमें जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब से ओबीसी वोट मेजॉरिटी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पास गया है और यही जो है ट्रेंड अलग अलग राज्य के अंदर भी गया है। ओबीसी वोट के मेजॉरिटी पार्ट एनडीए के पास, बीजेपी के पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास जाने के कारण 300 पार का आंकड़ा बीजेपी पहुंच पाई है। और इसमें देखेंगे ये बिल्कुल नीचे हो गया, 23 से 19% पे हो गया। तो अभी तक सीट बंटवारे में देरी क्यों हो रही है? फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? अभी तक क्या हुआ है महाराष्ट्र के अंदर? पहली बात आप देखेंगे कि अभी तक सहमति ना दोनों तरफ बन पाई है कि क्या ये 28 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, 30 पे लड़ना चाहते हैं, 13 पे लड़ना चाहते हैं, 12 पे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ में उलझन अभी बनी हुई है। ये उलझन का कारण क्या है? ये उलझन का कारण ये है कि पिछले 2 महीने से एनडीए में भी चर्चा हो रही है। एनडीए में बीजेपी चाह रही है कि कुछ एकनाथ शिंदे भी अपनी सीटें बदले। इंडिया अलायंस में पिछले 7 महीने से चर्चा है, तो ये 7 महीने से अभी तक नहीं बट पा रहे, ये 2 महीने से नहीं बटा पा रहे। एनडीए में बीजेपी सबसे ज्यादा 28 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, कई सूत्र कह रहे हैं, और एकनाथ शिंदे 13 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के अंदर अगर आप देखेंगे उद्धव सेना जो है वो सबसे ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। सो इसके लिए कंप्लीटली पूरी तरीके से अग्रीड नहीं है। सो बॉटम लाइन दोस्तों क्या है कि इस बार अगर आपने देखा होगा कि मराठा वोट 4 कुंभों में बट सकता है, वहीं ओबीसी वोट जो है वो एक तरफा जा सकता है जिसमें बीजेपी के पास एज है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल एनालिसिस मेरा क्या है इस वक्त? मेरा टोटल एनालिसिस यही है जो फाइनल विश्लेषण मेरा कह रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ओबीसी वोट है, जो सबसे ज्यादा ओबीसी वोट लेके आएगा उसको महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर 400 पार अगर एनडीए को करना है या किसी को महाराष्ट्र के अंदर मेजॉरिटी सीट जीतनी है, तो इस बार मराठा वोट से ज्यादा ओबीसी वोट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज आपको मेन टेक अवे समझना है, और इस मेन टेक अवे के साथ में आपको स्टूडेंट्स को होमवर्क आज मैं क्या दे रहा हूं? आज आपका होमवर्क जो है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसका सिंपल जवाब है, अगर आपके पास इसका जवाब है जो होना ही चाहिए, 8588 के साथ में आप 8588058511 के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 24 की सरकार के हैशटैग के साथ में। दोस्तों मूल बात यही है कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार जो ज्यादा ओबीसी वोट लेके आएगा वो ज्यादा सीट लेके आएगा। मराठा वोट से ज्यादा ओबीसी वोट इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि मराठा वोट 4 कुंभों में बटा है। मेरे साथ आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।